हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ठीक है ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है कंपटीशन बिटवीन SN1 और SN2 मैकेनिज्म। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इससे पहले डिटेल में SN1 मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर चुके हैं और हम SN2 मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर चुके हैं। एज वेल एज हम लोगों ने ये भी देखा है कि SN1 मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर हैं जो सपोर्ट करते हैं और जो SN2 मैकेनिज्म है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है तो वो किस पाथवे से, वो किस मैकेनिज्म से, यानी SN1 से या SN2 से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, किसे, SN2 मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि ये SN2 मैकेनिज्म इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म। जो ये SN2 मैकेनिज्म होता है ये कितना होता है, वन स्टेप में होता है। इसमें एक सिंगल स्टेप में ही सब चीजें हो जाती है। अब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल है हम लोगों का एल्काइल हैलाइड का, ये कोई एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। इस एल्काइल हैलाइड में कार्बन और जो हैलोजन का बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम, ये कार्बन और हैलोजन जो एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो ये अटैकिंग साइड है, जहां पर अटैक होने वाला है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो SN2 मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अपोजिट साइड से, यानी ये जो हैलोजन है इसके अपोजिट साइड से यानी बैक साइड से अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को, यानी ये जो अटैकिंग साइट है, इसको शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। देखिए बीच में बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट विच इज अ हाईली एनर्जेटिक स्टेट, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टेट होती है। इस स्टेट में ये न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, किससे, कार्बन से। और एट द सेम टाइम कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे करके क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होता जाएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता जाएगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। कौन रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। ओके, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म जो है ये सिंगल स्टेप में है। कितने स्टेप में है, सिंगल स्टेप में है। ओके, उसके अलावा अगर मैं इस रिएक्शन का आपको काइनेटिक्स बताऊं, अगर हम इस रिएक्शन का आपको क्या बताएं, बताओ, काइनेटिक्स बताएं, तो इस रिएक्शन का रेट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो एल्काइल हैलाइड यानी हमारा सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये तो जो SN2 मैकेनिज्म है इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो SN2 का जो रेट होता है वो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ये सब चीजें पढ़ाई हैं, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप SN1 और SN2 के बीच में कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली SN1 होता क्या है और एक्चुअली SN2 क्या होता है, फिर हम देखेंगे इनका कंपैरिजन। बहुत डिटेल है, ठीक है, आप देखना, पेशेंस रखो। ओके, तो ये तो हो गया कि एल्काइल हैलाइड एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऊपर से अगर हम SN2 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, तो SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना उसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट से हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ओके, अब आते हैं मेन चीज है। SN2 मैकेनिज्म में जब न्यूक्लियोफाइल इस अटैकिंग साइट पर अटैक करता है तो उससे अटैच ये जो ग्रुप होंगे वो क्या करते हैं, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। किसमें क्या क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी रिएक्शन SN2 से जा रही है तो वो इस कार्बन पर, इस अटैकिंग साइट से जुड़े जो ग्रुप हैं उनके हमेशा नेचर पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये ग्रुप जो है ये अगर बड़े बड़े ग्रुप होंगे, बल्कि ग्रुप होंगे, तो SN2 का रेट कम हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप स्मॉल होंगे, लाइक मान लो ये सबके सब हाइड्रोजन है, तो उसका रेट काफी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हो गया। और इसके अलावा जो SN2 का जो रेट है वो कभी भी यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो ये कभी उस पर डिपेंड नहीं करता।
SN2 का जो रेट होता है वो सोलोली, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, यहां पर जो ग्रुप है उनके साइज पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो दिस इज SN2 मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म। ओके, मूव टू SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म के बारे में आपको पता है कि ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये वन स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। SN1 जो मैकेनिज्म होता है ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, यानी यहां पर काम कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है। और इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला स्टेप है, वो स्लो स्टेप एज वेल एज रिवर्सिबल। देख रहे हैं, ये कार्बन और जो ये हेलोजन है इसका बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा फर्स्ट स्टेप में, हेटेरोलिटिक फिशन होगा ये। और इसको ब्रेक करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, विच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है मेन स्टेप। तो ये बॉन्ड टूटेगा और देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन के साथ ये जो X है ये लीविंग ग्रुप है, हट गया। अब सेकंड स्टेप विच इज अ फास्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, इस पर अटैक करेगा। तो ये p ऑर्बिटल में अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो आप देखोगे कि जब ये न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पर, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, यहां एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो। और इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होगा, स्पेस में पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको हमेशा याद रखना है, अपोजिट होती है। स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें रिएक्टेंट से, तो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम नजर आ रही है। ये जहां जिस पोजीशन पे स्पेस में X है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट हुआ। लेकिन सेकंड प्रोडक्ट में जहां पर X की पोजीशन है, न्यूक्लियोफाइल जस्ट उसका अपोजिट है, तो दैट इज इन्वर्जन। तो SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है एज वेल एज क्या बनता है, इन्वर्जन भी प्रोडक्ट बनता है। और इसी चीज को हम आपको क्या कहते हैं बताओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे कहते हैं हम रेसिमाइजेशन। तो इसमें रेसिमाइजेशन होता है। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है और SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, रेसिमाइजेशन। नाउ मूव टू काइनेटिक्स। तो SN1 का जो रेट होता है, SN1 का जो रेट होता है, इट solely depend upon the concentration of alkyl halide। इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो मैकेनिज्म है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, इसका मैकेनिज्म डिपेंड करता है केवल एल्काइल हैलाइड पर। तो SN1 मैकेनिज्म है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और SN2 है एक कौन सी बताओ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब SN1 का रेट किस पे डिपेंड करता है, SN1 रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। शायद अगर आपको याद होगा तो मैंने बता रखा है आपको कि कार्बोकैटायन, आप सुनना है, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जो आप लोगों का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट, उतनी ही जल्दी जाएगी। किससे जाएगी बताओ, SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। तो कार्बोकैटायन स्टेबल, SN1 का रेट फास्ट। ओके, तो अब आपके सामने मैंने कुछ ये कार्बोकैटायन बना रखे हैं। ये कार्बोकैटायन का अगर आपको ऑर्डर याद होगा तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे अगर आपके सामने दो मॉलिक्यूल आएंगे और आपसे पूछेगा कि SN1, जो SN1 मैकेनिज्म है उसका रेट किसके लिए फास्ट है, तो आप इजीली से बता सकते हो SN1 का। अब क्या है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल आप लोगों का कार्बोकैटायन है वो ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। तो ये है विनाइल कार्बोकैटायन। तो विनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है और ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो हमने बना दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो विनाइल कार्बोकैटायन इज टू अनस्टेबल टू फॉर्म, ये बनता नहीं है। सिमिलरली मिथाइल कार्बोकैटायन भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसका भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल, सबसे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन विनाइल कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन, देन जो है आप लोगों का वो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बट दीज आर एल्काइल कार्बोकैटायन है, एल्काइल कार्बोकैटायन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन। तो जो एलाइल कार्बोकैटायन है और 2 डिग्री है, इनकी स्टेबिलिटी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ओके, नेक्स्ट है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट है 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन। तो यहां थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है क्योंकि बहुत सारे जो ऑथर्स हैं
वो आप लोगों का 3 डिग्री को एलाइल और बेंजाइल से लेस स्टेबल मानते हैं, और बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ, ठीक है, जो आपके साइंटिस्ट है, ऑथर्स हैं, वो आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन को एलाइल और बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल करते हैं। तो हम लोगों ने जो फॉलो किया है, हम लोग 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकटाइन को एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, और बेंजाइल बेंजीन CH2 पॉजिटिव, तो इससे ज्यादा स्टेबल हमने फील किया है 3 डिग्री को। ओके, नेक्स्ट, लेकिन यहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ये सिंपल प्लेन है। तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे 2 बेंजीन रिंग अटैच है। ये है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे 3 बेंजीन रिंग अटैच है। उससे ज्यादा स्टेबल जो होता है ये कार्बोकटाइन है, ये कहलाता है आपका ट्रोपिलियम आयन कहलाता है, ट्रोपिलियम आयन। अब ये जो ट्रोपिलियम आयन है ये एरोमेटिक है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये देखो, इनका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, देखा ना आपको, साइक्लोप्रोपाइल, ये और ज्यादा स्टेबल है। फिर ये डाइसाइक्लोप्रोपाइल वाले हो गए, ये ट्राई हो गए। तो ये है हमारी कौन सा, ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है, वैसे याद होना ही चाहिए, तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल SN1 से फास्ट जाएगा या कौन सा मॉलिक्यूल SN1 से स्लो जाएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, सपोज करो हम लोग के सामने एक मॉलिक्यूल आ गया CH3 CH2 CHCl CH3, एक मॉलिक्यूल हमको ये दिया है, और जो नेक्स्ट हमको मॉलिक्यूल दे रखा है वो सपोज करो ये मॉलिक्यूल दिया है। ये 2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, बहुत सिंपल से है ये। और अब इनमें से बोला बताओ कि विच वन मॉलिक्यूल, दिस वन और दिस वन, अंडरगो फास्टर रेट विथ SN1। इनमें से कौन SN1 से रिएक्शन जल्दी दिखाएगा। हम तुम्हारे पास 2 एग्जांपल्स है, तो देखो बहुत सिंपल है। अभी हमने कहा था कि SN1 का रेट कार्बोकटाइन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकटाइन पे डिपेंड करता है। ओके, गॉट इट। तो जो कार्बोकटाइन इनमें से ज्यादा स्टेबल बनाएगा वही रिएक्शन फास्ट दिखाएगा। किससे फास्ट दिखाएगा, SN1 से। तो आप एक काम करो, आप इसमें से ये जो है हेलोजन है इनको रिमूव कर दो, हाइपोथेटिकली इमेजिन करो, और इनके कार्बोकटाइन बना दो। तो जैसे ही आपने ये 2 कार्बोकटाइन बनाए तो उसके बाद आपको ये ऑर्डर आना चाहिए। तो आप देखो ये तो बन गया डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, ये दिस वन, ये है, देखो दोनों सेम है। और ये जो बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन और ये डाइफिनाइल वाले को कंपेयर करें तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल ये है। अगर ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकटाइन है तो कॉमन सा सेंस है कि ये जो एल्काइल हैलाइड था, क्लोराइड था, और ये एल्काइल क्लोराइड था, इनमें से फास्टर रिएक्शन कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, SN1 की बात कर रहे हैं। तो SN1 का जो रेट होता है वो तो टोटली किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। तो क्लियर हो गया, हमने डिस्कस कर लिया SN2 और हमने डिस्कस कर लिया SN1। अब आते हैं हम मेजर चीज में। अब मेजर चीज क्या, कि अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि हमको लगे कि मॉलिक्यूल SN1 से भी जा सकता है एज वेल एज SN2 से, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन SN1 से जाएगा और कौन SN2 से जाएगा। इजी है। तो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और हमसे पूछा कि विच वन मॉलिक्यूल अंडरगो फास्टर रेट विद SN1 और SN2, तो इसमें हम 3 फैक्टर्स को देखेंगे। 3 फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप देखो तो आप दिमाग लगा रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे केवल एल्काइल हैलाइड का ही स्ट्रक्चर, केवल एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ही SN1 और SN2 को डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा हमको नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी देखना पड़ता है। अगर हम SN1 SN2 रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको यह भी देखना पड़ता है कि हम रिएक्शन किस मीडियम में करा रहे हैं, किस मीडियम में करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, इसके नेचर पे भी डिपेंड देखना पड़ता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये तो बहुत ईजी है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप आप देखते जाना, आपको ठीक है अच्छा लगता जाएगा। अब क्या है देखो, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप को,
तो अगर मेरे पास मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है एंड 1 डिग्री हैलाइड है, ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखना। अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है या 1 डिग्री हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड है, तो ये डोमिनेंटली आपका SN2 से ही जाएगा। किससे जाएगा? SN2 से। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपके पास 1 डिग्री हैलाइड है, कौन सा हैलाइड है? 1 डिग्री हैलाइड है या कोई मिथाइल हैलाइड है, तो वो किससे जाएगा? SN, ठीक है, 2 मैकेनिज्म से जाएगा। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप कॉपी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हैलाइड या मिथाइल हैलाइड SN2 से जाएगा। अगर हम लोगों के पास 3 डिग्री हैलाइड है, कैसा हैलाइड है? 3 डिग्री हैलाइड है, तो ये जो 3 डिग्री हैलाइड है ये SN किससे जाएगा? 1 मैकेनिज्म से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा, देखो ऊपर दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। मिथाइल और 1 डिग्री से कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनते हैं, तो वो SN2 से ठीक है जाएंगे। अब कंट्रोवर्सी होती है 2 डिग्री हैलाइड में। अगर हमारे पास कोई 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है, फिर हम बताएंगे उसको, 2 डिग्री हैलाइड है, तो ये आप लोगों का SN2 मैकेनिज्म से भी प्रोडक्ट बना सकता है 2 डिग्री हैलाइड, एज वेल एज ये क्या बना सकता है? SN1 से भी बना सकता है। ये दोनों जगह से जा सकता है। तो हम लोग SN1 और SN2 के लिए मैंने फैक्टर लिखे हैं। हम सॉल्वेंट को कंट्रोल करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल को कंट्रोल करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन एक ही जगह से जाएंगे। लेकिन ये जा दोनों जगह सकती है। नॉर्मल कंडीशन में 2 डिग्री हैलाइड अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2। सिमिलरली अगर आपके पास एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, कौन सा हैलाइड है? एलाइल। ये एलाइल दिख रहा है आपको? इसमें अगर कोई हैलोजन जुड़ा है, एलाइल हैलाइड है, या अगर आपके पास कोई क्या है? बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड, ये दिख रहा होगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन है, यहां पर कोई हैलोजन ऐड कर दो आप, तो ये भी SN1 से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं एज वेल एज SN2 से भी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ, अगर हमारे पास ये जो दिख रहा है आप लोग को, कौन सा दिख रहा है? डाइफिनाइल दिख रहा है या ट्राइफिनाइल। अगर इसका कोई एल्काइल हैलाइड होगा, मैं लिख देता हूं आपको, अगर हमारे पास, ठीक है, जैसे सपोज करो, इसका हम स्ट्रक्चर ही बना देते हैं आपके लिए, ये 2 बेंजीन रिंग है, उस पर कोई हैलोजन है, ये कोई है, या 3 बेंजीन रिंग है, ये 3 बेंजीन रिंग है, ये 3 बेंजीन रिंग है, और इस पे कोई आपका हैलोजन है, तो आपको इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये रिएक्शन आपकी किससे जाएगी बताओ? ये SN1 से ही जाएगी, SN1 से जाएगी, ये SN2 से नहीं जाएगी। क्यों? मैंने बताया था आपको, SN जो 2 होता है उसमें ग्रुप का साइज देखा जाता है। तो आप देखो, ये जो कार्बन है, सॉरी, एक वैलेंसी बढ़ गई कार्बन की, ये जो कार्बन है इसके साथ देखो 3 बल्कि बेंजीन, बहुत बड़े बड़े फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये SN2 से तो जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाता है, तो ये किस मैकेनिज्म से जाएगा? SN1 से जाएगा। ओके, और लास्ट चीज आपको बता देते हैं, ठीक है, कि जो विनाइल हैलाइड है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो विनाइल हैलाइड है, ये विनाइल हैलाइड है, या बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन है, जैसे विनाइल हैलाइड, तो नॉट SN रिएक्शन, ये नॉट SN रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, विनाइल दिखाता ही नहीं, विनाइल। एज वेल एज ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये भी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रिएक्शन दिखाता नहीं, फिर इसका अलग मैकेनिज्म होता है, इसका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसके लिए हम मैकेनिज्म ही चेंज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली ये दोनों SN मैकेनिज्म नहीं दिखाते, SN, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ये बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं दिखाएंगे करके, ठीक है। तो अभी जनरली आप ये याद रखो कि अगर आपके पास डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, तो उनमें से कौन SN1 से जाएगा, कौन SN2 से जाएगा। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, मिथाइल और 1 डिग्री है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वो SN2 से ही जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर 3 डिग्री है तो वो SN1 से ही जाएगा, SN2 से उसका रेट बहुत 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 स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट, 2 डिग्री है, एलाइल है, बेंजाइल, बस इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो SN2 से भी जाएंगे एज वेल एज किससे जाएंगे? SN1 से भी जाएंगे। अगर ये डाइफिनाइल वाला है तो ये SN1 से जाएगा, ये ट्राइफिनाइल वाला है तो ये भी किससे जाएगा? SN1 से। तो ये चीज हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल या हैलाइड। ओके, तो अभी बताएंगे सॉल्वेंट का यूज करके, अभी बताएंगे न्यूक्लियोफाइल का यूज करके कि हम रिएक्शन को कहां से SN1 से ले जाएंगे और कहां से हम SN2 से ले जाएंगे।
ओके, ये चीज हो गया फर्स्ट। ओके, मूव करते हैं अब नेक्स्ट हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एक्चुअली क्या है आप देखो। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको कुछ सॉल्वेंट के नेम याद रखने हैं। अगर आप ठीक है रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म से कराना चाहते हो, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, हम उस रिएक्शन को किससे कराना चाहते हैं, SN1 मैकेनिज्म से कराना चाहते हैं, तो इसके लिए SN1 मैकेनिज्म के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक तो पोलर, ऊपर से आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। यानी हम लोगों के पास कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लाइक हमारे पास कौन सा होना चाहिए, हम लोगों के पास जैसे वाटर है, वाटर मीडियम होना चाहिए, या हम लोगों के पास अल्कोहल है, CH मिथाइल अल्कोहल है, या इथाइल अल्कोहल है, या फिर मान लो एसिटिक एसिड है। तो ये हम लोगों के सॉल्वेंट होने चाहिए, किसके लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए। लेकिन अगर हम रिएक्शन को किससे कराना चाहते हैं, SN2 मैकेनिज्म से कराना चाहते हैं। SN2 मैकेनिज्म हम चाहते हैं कि जो आप लोगों का हमारा रिएक्शन है वो SN2 से ही जाए, SN2 से जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ठीक है पोलर सॉल्वेंट तो लेंगे, लेकिन पोलर नॉन प्रोटिक लेंगे, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका, इसका जो मैं लिख लेता हूं पर DMF, इसका सॉल्वेंट ये हो सकता है DMF। आपको रिएक्शन कराओगे, एरो में लिखा होगा DMF, तो DMF का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल क्या होता है बताओ, फॉर्मामाइड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है NCO, ठीक है, क्या हो गया N, इसके साथ 2 CH3, दिस इज नोन एज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। या इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है DMSO। ये भी एक पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये जो है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, यानी CH3 का होल 2 SO। स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, बस नेम याद रखना आपको, ठीक है। DMF या DMSO, या इसके अलावा क्या हो गया, एसीटोन हो गया, या इसके अलावा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन हो गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल्स हैं, पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के। तो अगर आपके पास, आप ध्यान सुनो, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और उसके एरो में ये लिख रखे हैं, तो आप समझ जाओ रिएक्शन SN2 से जा रही है। और अगर किसी के एरो में ये लिख रखे हैं, तो आप समझ जाओ कि रिएक्शन कहां से आएगी, SN1 से जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। अब एग्जांपल देखना इजी है। अब क्या है एग्जांपल, सपोज करो हम लोगों के पास ये है 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, 2-क्लोरोप्रोपेन, तो ये कौन सा डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है। ओके, अब हम लोगों के पास एक है, ये भी 2 डिग्री, देखो सेम हमने ले लिया 2-क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। ओके, अब अगर ये दोनों है सेम है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये SN1 से प्रोडक्ट बनाएगा या SN2 से बनाएगा। तो देखो अब हमने क्या किया, अब आप नोटिस करना, मैंने फर्स्ट वाली की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई, H2O के साथ। किसके साथ कराई, H2, दिख रहा है H2। मैंने जो सेकंड है उसकी रिएक्शन कराई OH नेगेटिव के साथ, लेकिन एरो में लिख लिया मैंने DMF। तो आपको पता है ये दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे ही, और ये मॉलिक्यूल किससे जा सकते हैं, मैंने क्या कहा था, सॉरी अभी हमने मिटा दिया उसको, ये दोनों 2 डिग्री हैं, तो ये SN1 से भी जा सकते हैं, ये SN2 से भी जा सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो बनाएंगे SN1 से भी एज वेल एज SN2 से। तो क्या है, देखो सॉल्वेंट अलग है, ये रिएक्शन वाटर में हो रही है, पोलर सॉल्वेंट में हो रही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है, और इसकी जो रिएक्शंस है वो क्या हो रही है बता, पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है। तो ये जो रिएक्शंस है ये किससे प्रोडक्ट बनाएगा, जल्दी बताइए, ये बनाएगा SN2 मैकेनिज्म से। और जो ऊपर वाला जब प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेंगे, बस उनका पाथवे जो है, पाथवे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाला बनाएगा SN1 से, और जो नीचे वाली रिएक्शंस है वो बनाएगी आप लोगों की, ठीक है, किससे प्रोडक्ट बनाएगी, SN2 से। अभी तो मॉलिक्यूल वैसे भी क्या है, ये मॉलिक्यूल आपका, ठीक है, इसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिस्कस कर रहे हो।
अगर ये मॉलिक्यूल सपोज करो कॉम्प्लेक्स होता, यानी इसमें अगर एसिमेट्रिक कार्बन होता, तो फिर ये और कंट्रोवर्शियल हो जाता। रीजन, क्योंकि अगर ये रिएक्शन SN1 से जा रही है और ये एसिमेट्रिक कार्बन होता सपोज करो, तो इसमें आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्जन रेसिमाइजेशन हो जाता। और इसमें ये SN2 से जा रहा है, तो अगर ये SN2 से जा रहा है तो इसमें केवल क्या होता है, इन्वर्जन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों के, कि आपको सपोज करो कि ये दोनों मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कार्बन वाले दे दिए और आपको दो कंडीशन दी, लेकिन ये नहीं पूछा कि कौन SN1 से कौन SN2 से जा रहा है। आपसे ये पूछा किसमें इन्वर्जन होगा और किसमें रेसिमाइजेशन होगा। तो हमने कंडीशन देखी, हमने सॉल्वेंट का नेचर देखा। सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर नॉन प्रोटिक है, इसमें पोलर प्रोटिक है, तो ये जाएगा SN1 से। मैंने लिखा था ये साफ साफ, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जल्दी से ब्रेक करके ये जो आपके आयंस बनते हैं इनको बहुत ज्यादा स्टेबल करते हैं। एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ओके, और जो आप लोगों का पोलर, ठीक है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये बेसिकली, ठीक है, क्या करते हैं, ये SN1 को डिसफेवर करते हैं, ये उतना ज्यादा फेवर नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली SN2 फेवर हो जाती है। तो अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और अगर वो पोलर लेकिन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, और कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, तो आप समझ जाना कि वो किससे जा रही होगी, SN2 मैकेनिज्म से जा रही होगी। ओके, और SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है, और SN, ठीक है, क्या हो गया बताओ, आपका 1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। ओके, सेकंड फैक्टर भी हो गया, एल्काइल ग्रुप का भी पता लग गया आपको, और एज वेल एज आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब लास्ट है, ये भी थोड़ा बड़ा है, तो इसको डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ओके, ये क्या है आप देखिए फिर उसकी। अब ये चीज क्या होती है, नेचर ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखो आप SN2 या SN1 जिसको भी देखोगे तो आपको एक छोटी सी चीज नजर आएगी, क्योंकि वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल करता क्या है। न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अटैकिंग साइड से शेयर करता है। देखो बॉन्ड बनाने के लिए ये कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, इसके साथ यानी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए शेयर कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का अल्टीमेट गोल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली क्या करता है कि जो अपने पास लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन क्या देगा, अटैकिंग साइड को देगा। तो न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जितना इजीली से, जितना आसानी से अपना लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल जितना इजीली से अपना लोन पेयर अटैकिंग साइट को डोनेट कर देता है, इस चीज को कहते हैं हम उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी। उस न्यूक्लियोफाइल की क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आपको यह पता होनी चाहिए कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कब ज्यादा होती है, कब कम होती है। तो इसके लिए कुछ क्या है, ट्रेंड है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक न्यूट्रल, अगर आपके पास एक कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और अगर आपके पास एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों में से हमेशा जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा अच्छी होती है, वो बेटर माना जाता है। ये थोड़ा सा पुअर माना जाता है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल जैसे ये है, हम लोगों के पास देखो H2O है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और हम लोगों के पास एक OH नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास H2O न्यूक्लियोफाइल है, हम लोगों के पास OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आप देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है। तो अगर मैं बोलूं कि H2O और OH में से कौन बेटर, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप बोलोगे OH नेगेटिव। यानी अगर H2O भी अपना लोन पेयर देने जा रहा है कहीं पर, और OH नेगेटिव भी अपना लोन पेयर देने जा रहा है कहीं पर, तो ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से अपना लोन पेयर कौन शेयर करेगा, जिसपे चार्ज होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है हम लोगों के पास मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल, ये न्यूट्रल, देखो कोई चार्ज नहीं है, और ये जो है CH3O नेगेटिव, आपको नजर आ रहा होगा, ये कौन है, ये मिथॉक्साइड आयन है। तो ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो इन दोनों में से ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसपे चार्ज है, तो ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं। अब इसका हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इसका यूज हम कहां करेंगे, SN1 SN2 में, तो आपको मैं बताता हूं। देखो अगर आप देखोगे
जस्ट एग्जांपल देखोगे तो जो SN1 और SN2 का रेट आपको रेट से नजर आ रहा है कि SN1 का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड के ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। SN1 का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म से करा रहा हूं तो चाहे मैं न्यूक्लियोफाइल को आपका क्या लूं, पुअर लूं, या न्यूक्लियोफाइल को मैं गुड लूं, यानी न्यूक्लियोफाइल मेरे पास चाहे बहुत अच्छा है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, या न्यूक्लियोफाइल मेरे पास बहुत पुअर है, कुछ भी है मेरे पास, तो वो SN1 के रेट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन SN2 का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर न्यूक्लियोफाइल ना, अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल हमने ले रखा है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमने पुअर ले लिया, इस न्यूक्लियोफाइल का हमने लो कंसेंट्रेशन ले लिया, तो SN2 का रेट कम हो जाएगा, और SN2 का रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली SN1 का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे फील करो कि एक मॉलिक्यूल है, 50% चांसेस है, 50% चांसेस हैं कि वो SN2 से जा सकता है, और 50% चांसेस हैं कि वो SN1 से जा सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ले लिया स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल ले लिया स्ट्रॉन्ग, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लिया तो इसका वेटेज कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका वेटेज बढ़ गया। अब मान लो 70% ही हो गया, 30%, तो रिएक्शन डोमिनेटली कहां से जाएगी, SN2 से जाएगी। उल्टा, हमने रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पुअर ले लिया, न्यूक्लियोफाइल वीक ले लिया, तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल को अगर वीक ले लेंगे तो बताओ क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल को वीक लेंगे, ये वीक हो गया, ये कम, तो ये रेट कम हो जाएगा। ये किसका रेट कम होगा, SN2 का रेट कम हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन SN2 से नहीं जाएगी तो ऑब्वियस बात है किससे जाएगी, SN1 से जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये आपको याद रखना है, या बेटर न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसको फेवर करते हैं, SN2 को फेवर करते हैं, और जो आप लोगों का पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं या जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये SN1 को फेवर करते हैं। चलो एक चीज ये आ गई। अब दूसरी चीज क्या है, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है लेकिन जिसमें डोनर एटम अलग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें डोनर एटम अलग अलग है तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि वो जो डोनर एटम है उसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। हम लोगों के पास एक है Cl नेगेटिव, देखो चार्ज है, हम लोगों के पास एक Br नेगेटिव, ये भी चार्ज है, हम लोगों के पास एक I नेगेटिव, देखो तीनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इन तीनों में कंपैरिजन करें तो I का साइज सबसे बड़ा है, तो यानी यहां की तरफ इनकी क्या इंक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, I नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव। साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बढ़ेगी तो वो हमेशा किसको फेवर करेगी, SN2 को करेगी, क्योंकि SN1 तो कहीं से भी जा सकता है। देखो SN1 का ये जो स्टेप है ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, वो फास्ट स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। SN1 का जो मेन स्टेप है वो है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है। तो न्यूक्लियोफाइल चाहे आपने वीक ले लिया या न्यूक्लियोफाइल आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, SN1 तो हो जाएगी, लेकिन SN2 नहीं, SN2 तो न्यूक्लियोफाइल पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपने ये वीक ले लिया ना, SN2 का रेट कम हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और अगर आपने इसका कर दिया तो उसका रेट बढ़ जाएगा। लास्ट चीज, जैसे मैं बता रहा था, आपके पास एक CH3O नेगेटिव आयन है और एक CH3S नेगेटिव आयन है। देखो इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसमें सल्फर डोनर एटम है, सल्फर का साइज बड़ा है, तो इनमें से जिसका साइज बड़ा होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये चीजें याद रखना। तो अगर आपके सामने कोई मॉलिक्यूल है और आपको डिसाइड करना है कि कौन SN1 से जाएगी या SN2 से जाएगी, तो इसके लिए आप क्या करना, आप एल्काइल का साइज देखना, आप सॉल्वेंट भी देखना, और फाइनली आप हमेशा न्यूक्लियोफाइल को भी देखना। न्यूक्लियोफाइल बेटर है SN2, न्यूक्लियोफाइल पुअर है SN1। तो मुझे लगता है कि अब शायद ये टॉपिक आपको आ गया, अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमने इस टॉपिक को बिल्कुल कॉम्पिटेटिव वे में कर लिया, और आपके जनरली जो NCERT है उसके क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली से अब आपके साथ क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।